चलिए ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसवा एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता। और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अपना मैकेनिक्स ला चुके हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। और हमारा लेक्चर नंबर ये 6 होगा आपका मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। तो मैकेनिक्स सब्जेक्ट में अभी तक हम लोग देख रहे थे सेकंड चैप्टर जो कि हमारा फोर्स होने वाला है। ठीक है, हमारा फोर्स टॉपिक चल रहा था। तो हम लोग फोर्स टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें के बारे में पढ़ लिया था। बो नोटेशन, वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड, ठीक है, और एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। लास्ट में हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम। तो एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो फोर्स सिस्टम में हम लोग देख रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें, फोर्स सिस्टम हम लोग को पढ़ना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज यूजुअल रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास की। तो पहले इसको इरेज करते हैं और रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास करते हैं। हम लोगों ने रिवीजन क्लास लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड हो गया, दूसरा था बो नोटेशन। ठीक है, बो नोटेशन पढ़ लिया था। तो वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड में हम लोगों ने देखा था। और हम लोग फोर्सेस के डिनोशन के बारे में, पहली बात फोर्स रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके देखे। फोर्स रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके को हम लोगों ने देखा था। तो फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके थे हम लोगों के, आपका वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड और दूसरा था आपका बो नोटेशन। तो वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट टाइप का भी हो जाएगा, बस आप क्विक रिवीजन करने के लिए आप इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज को आप लोग देख सकते हैं। तो वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड में हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम लोग एक एरो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एरो ड्रॉ करते हैं, एरो पे हेड होता है। और हम लोग को ये जो एरो की हेड होती है, जो सॉरी एरो होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेंस को। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका ये स्टार्टिंग है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ये आज देख रहे हैं हेड पर, ये बोलते हो गया आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो ये हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपको रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस, फोर्सेस के सिस्टम को। अब बो नोटेशन में क्या कर रहे थे हम लोग? बो नोटेशन में भी सिमिलरली एरो ही ड्रॉ कर रहे थे, एरो ड्रॉ कर रहे थे, और एरो के दोनों तरफ मैग्नीट्यूड को शो कर रहे थे। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या था हमारा? ये जो ए देख रहे हैं आप, सॉरी, ये जो मैग्नीट्यूड है हमारा ए, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड दिखाता है, मैग्नीट्यूड जान ही रहे हैं क्या? क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। और ए हो गया, पी हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को दिखाता है। और हम लोगों ने चर्चा की थी स्पेस डायग्राम के बारे में। स्पेस डायग्राम, स्पेस डायग्राम क्या होता है सर? स्पेस डायग्राम वो डायग्राम है, अगर आप फोर्स को दिखाते हैं, ठीक है, अगर आप फोर्स को दिखा रहे हैं और फोर्स को मतलब लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसी एरो वाले मेथड से, और उसमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस सच टाइप ऑफ डायग्राम इज नोन एज द स्पेस डायग्राम। ऐसे डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस डायग्राम कहते हैं। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं आज के क्लास की, स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या था टॉपिक हमारा? फोर्स सिस्टम हमारा टॉपिक था। फोर्स सिस्टम, और फोर्स सिस्टम क्या है? नाम से समझ आ रहा है, सिस्टम हैंग करना है। ठीक है,
ये क्या हो गया यार? चलिए देखते हैं। अच्छा, ये है जो मैं करना चाहता था। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि फोर्स सिस्टम, अब कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, या बॉडी के एग्जाम्पल सीधे रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, ज़्यादा कोई कार वार नहीं ले लिया आपने, कोई बाइक नहीं ली, पैदल चल रहे हैं। आप समझ लीजिए, एज्यूम करिए कि आप कॉलेज, आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज जा रहे हैं, आप पैदल चल के जा रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं, तो आप रास्ते पे चलते आपने कितनी फोर्स लगाई लैंड पे, आपके ऊपर या आपके ऊपर कितनी फोर्स लगी, या आपने जिस जमीन पे आप चल रहे हैं उस पे आपने कितनी फोर्स, आपने भी तो फोर्स लगा रहे हैं, आपके भी तो वेट है। चलिए मैं बताता हूँ। आप चल रहे थे, ठीक है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपका, ये रोड है, मान लीजिए कि ये रोड है, आप इस पे चल रहे थे, आप मस्त मुंह चल रहे थे अपना, ठीक है, आप चल रहे हो, तो आप चल रहे हो तो आपके ऊपर कितनी कितनी फोर्स लग रही है ये देखिए। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपके ऊपर विंड फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। आप इधर चल रहे हो, मान लीजिए हवा इधर की है, आपके ऊपर विंड फोर्स लगा। आप जमीन पे चल रहे हो, तो आपने जमीन पे, आपकी ये शूज है, ठीक है, आपकी शूज ने जमीन पे कौन सा फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स। या आप चल किस वजह से पा रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग पहले डिनोट कर देंगे, फिर लिखते हैं सब चीज। यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, ठीक है, इस जमीन पे आप लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आपकी अपनी बॉडी की एक वेट है, आपकी बॉडी की भी एक वेट है, आप वेट फोर्स भी लगा रहे हो, ठीक है। और मान लीजिए ये हो गया, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अब, आप अपनी बॉडी से क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल, या लिखेंगे वेट, आपकी बॉडी का वेट, ये क्या हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे आप लगा रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स, और ये आपके ऊपर बॉडी एयर रेजिस्टेंस, यानी कि हवा चल रही है आपकी बॉडी पर। अभी आपको लग रहा है कि हवा कैसे वेट लगा, जब आप हवा कभी तेज चलेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हवा का वेट, हवा आपके ऊपर वेट लगाती है या हवा आपके ऊपर फोर्स लगा रही है कि या नहीं लगा रही है, ठीक है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं विंड फोर्स। मान लीजिए ये अपना पूरा सिस्टम हुआ, और इस सिस्टम पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, विंड फोर्स, वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे थ्री, लिखेंगे देयर आर थ्री फोर्सेस acting on the, there are three forces acting on the system। तो वो फोर्स कौन कौन से हैं, यहाँ लिख लेंगे। पहला फोर्स क्या है, मान लीजिए आपका विंड फोर्स, या विंड लोड कह लीजिए, विंड लोड, या फिर फोर्स, या इसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर लोड। तीसरा वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द, क्या लिखिए, वेट ऑफ बॉडी, इसको कह सकते हैं ग्रेविटेशनल लोड लग रहा है, ग्रेविटेशनल लोड, ठीक है।
तो ये सारी 3 लोड लग रही हैं, तो आपने देखा कि एक सिस्टम पर 3 लोड एक्ट कर रही हैं। तो दैट्स व्हाई वी रीड अबाउट द फोर्स सिस्टम, एंड फोर्स सिस्टम आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी टू मेक इट एज अ रिजल्टेंट फोर्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी पर सेवरल फोर्सेस यानी मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं, कई सारे फोर्सेस लगते हैं, तो उन सारे फोर्सेस को ये इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए, यहाँ देखिए 3 फोर्स लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया बिल्कुल। तो इनको एनालिसिस करने के लिए, इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग को एक सिंगल फोर्स की आवश्यकता होती है या सिंगल फोर्स की नीड होती है। तो ऐसे सच कंडीशन को बनाने के लिए पहले हम लोग को ये सब समझना होगा कि किस किस प्रकार से, किस किस टाइप से लोड आपकी बॉडी पर एक्ट करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, फोर्स सिस्टम के बारे में लिखते हैं। फोर्स सिस्टम लिखेंगे, इट इज सच ऑफ several kinds or types of load acting on the system, ठीक है, acting on the system to make it easy, or in simpler form we require, okay, we requires to make it easy or in simpler form we requires first to know how many types, या लिखेंगे how many ways are there as load acted upon the body, ठीक है। तो हम लोग के पास कई सारे फोर्सेस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग का, फोर्स सिस्टम ये हो गया। हाँ, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम की। पहला क्लासिफिकेशन है, देखेंगे क्लासिफिकेशन फोर्स सिस्टम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। तो सर इसमें क्या है, हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं? हम लोग क्लासिफाई कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस लाइज ऑन द प्लेन। सर प्लेन क्या होता है? देखिए, प्लेन क्या होता है, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, वो प्लेन है, ठीक है। अगर प्लेन किसको कह सकते हैं, अगर कोई भी सरफेस ले लीजिए, अगर आप उस पे दो पॉइंट कहीं पे लाई कर, कहीं पे भी दो पॉइंट ले लीजिए और उसको मिला देते हैं, और अगर वो मान लीजिए आपकी ये कॉपी का पन्ना ही है, मान लीजिए इतनी बड़ी आपकी कॉपी की पेज है, अगर आप उस पे दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लिया ए, दूसरी पॉइंट लिया बी, और अगर आप इसको मिलाते हैं और ये आपकी इसी पेज पे मिल जाता है, तब ये समझिए आपका जो ये पूरा पेज है, ये पेज है, इसको प्लेन कह देते हैं, ठीक है। ये है थोड़ा सा डेफिनेशन प्लेन का। चलिए ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, पहला है, ये लिखिए ए, कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। दूसरा, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है।
कोप्लैनर फोर्सेस और नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। पहला लिखेंगे कोप्लैनर फोर्सेस के बारे में, ए। ठीक है सर, कोप्लैनर फोर्सेस क्या होता है? देखिए, कोप्लैनर फोर्सेस में क्या होता है कि जब आपका दो मतलब मोर देन वन लोड, या कह लीजिए दो लोड, क्योंकि हम लोग क्लासीफाई इसी तरीके से कर पाएंगे। चलिए बताते हैं पहले इस चीज को। जब भी आपका दो दो लोड या मोर देन टू लोड, दो लोड या दो लोड से ज्यादा लोड अगर आपका सिंगल प्लेन में यानी एक ही प्लेन में लाई करता हो, तो ऐसे प्रकार के हम लोग लोड को, ऐसे प्रकार के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लैनर फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे प्रकार के फोर्सेस क्या कहे जाएंगे? कोप्लैनर फोर्सेस कहे जाएंगे। लिखेंगे इसके बारे में, या फोर्स सिस्टम भी कह सकते हैं। व्हेन द फोर्स सिस्टम और टू सेट इट इन easier way, ठीक है, या उसको कहा जाए थोड़े इजी वे में, easier way, when two forces or more than two forces lies on the single plane or same plane or same plane, then it is called coplanar forces। ऐसे प्रकार के लोड को या ऐसे प्रकार के फोर्सेस को क्या कहेंगे? कोप्लैनर फोर्स ही कहेंगे। या पूरी तरीके से डिफाइन किया जाए तो इसको, ऐसे प्रकार के फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लैनर फोर्सेस ऑफ द सिस्टम कहेंगे। ठीक है, कोप्लैनर फोर्सेस ऑफ द सिस्टम कहेंगे। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए कि आपने एक ये प्लेन लिया कोई, ठीक है, ठीक है, ये कोई प्लेन है मान लीजिए, और इसी पे चलिए, ये मान लीजिए दो प्लेन है, ठीक है। अगर अगर आपका लोड लग रहा हो, आपकी फोर्स अगर सेम, मान लीजिए ये प्लेन ए है, ये प्लेन बी है, इस पे दो फोर्स आ रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, मान लीजिए मल्टीपल फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखा जाए कि इससे नहीं समझ में आएगा, चलिए होगा भी नहीं अब, ठीक है। ये हो गया, एक प्लेन पे अगर आपका लोड लग रहा है, ठीक है, एक प्लेन पे ही लोड आ रहा है, तो ऐसी लोड को क्या बोलेंगे? कोप्लैनर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक ही प्लेन पे है, अब ये प्लेन में, ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया, दूसरा एग्जांपल आपको समझाते हैं। ऐसे ये 2D डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक क्यूब लिया, ठीक है। अगर सारे लोड सिर्फ इस, मान लीजिए इस प्लेन, ये प्लेन को मान लीजिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, इसको कलर कर देता हूँ तभी आप समझ में आएगा।
ठीक है। हम लोगों ने प्लेन ए को ऐसे दिखाया, और ये प्लेन बी है। प्लेन बी को यहाँ पे, ये वाला प्लेन बी है, ठीक है। ये सामने वाला दिखाते हैं, या ये वाला। चलिए, अब अगर मान लीजिए आपका लोड सिर्फ इस प्लेन पे लग रहा है, अभी मैंने आपको 2D पे दिखाया, सेम 2D प्लेन में। अगर मान लीजिए ये 3D में देखिए, देखिए, अगर सारे के सारे लोड इसी प्लेन में लग रहे हैं, इस प्लेन में, यानी कि इस प्लेन में नहीं लग रहे हैं, ठीक है, इस प्लेन में नहीं लग रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस सिर्फ सारे के सारे लोड इसी प्लेन में लग रहे हैं, तो ऐसे प्रकार के लोड को क्या बोला जाएगा? कोप्लैनर फोर्सेस या कोप्लैनर लोड बोला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन कोप्लैनर के बारे में समझते हैं। दूसरा लोड क्या है? नॉन कोप्लैनर फोर्स, ठीक है। ये डायग्राम कॉपी होगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या उसी डायग्राम समझा देंगे, ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। यहाँ लिखेंगे, व्हेन टू फोर्सेस और मोर देन टू फोर्सेस when two forces or more than two forces are acting on the different planes, then it is called as the, या लिखेंगे it is, then it is called or said to be as the non coplanar forces, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सर इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, अब इसी डायग्राम में बात करते हैं। कुछ लोड यहाँ लग रहे हैं, कुछ लोड इस पे लग रहे हैं, कुछ लोड इस पे लग रहा था, कुछ लोड इस प्लेन पे लग रहा था, मान लीजिए ऐसे, ऐसे कहीं भी लग सकता है, बस प्लेन की बात कर रहे हैं। आइए इस पे भी शो कर देते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोड इस पे, कुछ लोड इस पे, तो सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज द, या सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज द कोप्लैनर फोर्सेस। तो ऐसी लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लैनर, सॉरी, नॉन कोप्लैनर फोर्सेस हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इसकी ले लीजिएगा, फिर अभी मैं हटता हूँ। आज न्यूमेरिकल करने हैं कि नहीं, बताइए। स्क्रीनशॉट में आ रहा हूँ, इसकी भी ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बी हो गया आपका। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, इसके हिसाब से ऑन द बेसिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अभी तो हम लोग को प्लेन के हिसाब से देखा था, और देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये देखिए कैसे हैं, ये चार तरीके के हैं। पहला है आपका कोलिनियर फोर्सेस, नॉन कोलिनियर फोर्स, तीसरा कॉन्करेंट फोर्सेस, चौथा नॉन नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। चार तरीके के लोड हो गए, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बता देते हैं एक एक बार करके, या पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। पहला है, पहले देखते हैं बारे में। देखिए, जब आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे लोड को या ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। सर नहीं समझ में आया, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ एक्शन, मान लीजिए इस पे आपका बॉडी रखा है, कोई मास है, मान लीजिए इसका वेट है, तो वेट को ही फोर्स कह लीजिए। ये हो गया आपका 10 केजी का, 10 केजी। इस पे मान लीजिए आपका लोड लग रहा है ये 10 केजी का, ठीक है, लोड तो लग रहा है। अब इस पे मान लीजिए इसको आप मूव कराना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, इस पे आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो और फिर इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मतलब सिर्फ इसी इसी प्लेन में मान लीजिए इधर मान लीजिए 60 लगाया, तो रिजल्टेंट क्या निकला, रिजल्टेंट होगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी कि 10। तो बॉडी टोटली किधर मूव हुई, इसी डायरेक्शन में मूव हुई। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने इस डायरेक्शन में इधर लोड लगाया, और इधर इस डायरेक्शन में इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगाया। ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया, नहीं, आपने यहीं लगाया, ठीक है, कहाँ लगाया, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगाया। ये देख पा रहे हैं आप, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगाया। तो ऐसी ऐसी तरीके को लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी फोर्सेस को क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्सेस। अब लिखेंगे इसके बारे में, when the line of line of action of several forces are same, ठीक है, when line of action of when the line of action of several forces are same, या कह लीजिए और number of multiple forces follows the same path or same line of action is called collinear forces। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। जब आप लोग नोट्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, या शायद वीडियो में क्लियर दिख रहा हो तो बेटर है। ठीक है, मतलब आप देख पा रहे हैं एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस।
दूसरा एग्जांपल है जस्ट इसका उल्टा दूसरा फोर्स, नॉन कोलिनियर फोर्स। सर ये क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, अगर आपने पहले को अच्छे से ध्यान से सुना है तो आप इसको प्रॉपर समझ सकते हैं। जब मल्टीपल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, मतलब अगर आप मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती है, जैसे ये मान लीजिए ये डायरेक्शन है फोर्स लगने का, और आप पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है कि इधर, तो क्या है? एक तो पहली बात तो ये नॉन कोलिनियर हो गया, सेम लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। सेम लाइन ऑफ एक्शन को तभी फॉलो करेगा अगर इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो आपको इस डायरेक्शन में भी लोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे व्हेन मल्टीपल लाइन ऑफ forces of forces line of action of of forces do not follows the same path or same line of action, then it is called as the non collinear forces। क्या कहेंगे ऐसे? ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर फोर्सेस कहेंगे। आगे बढ़े जाए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। इसका डायग्राम नहीं देखा हम लोगों ने, डायग्राम देख लिया जाए पहले। डायग्राम से ही सारा खेल है। मान लीजिए कोई लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, किसी लोड की लाइन ऑफ एक्शन ये है, किसी लोड की ये है, किसी लोड की ये है, किसी लोड की ये है, पर कोई भी सेम लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। आप कहेंगे सर एक ही डायरेक्शन तो जा रहा है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इस वाले में आपने देखा कि सेम कोई इधर जा रहा है, भले डायरेक्शन अलग है पर लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल ही सेम है। यहाँ आप देखिए लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। आई थिंक आई होप आई यू गेटिंग माई पॉइंट। ये हो गया। अब नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो गया, नॉन सॉरी कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में देखते हैं। concurrent forces when the number of forces or multiple forces intersecting at the common point, then it is called as the concurrent forces। इसका मतलब क्या है सर? अगर आपके मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, और पास होने के बाद किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, तुरंत डायग्राम, सब डायग्राम बनाइए, सारा डाउट क्लियर। मान लीजिए कोई फोर्स इधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं डायरेक्शन क्या है, कोई लोड इधर जा रहा है,
कोई लोड इधर गया, कोई लोड इधर गया, तो आप देख पा रहे हैं कि सारे फोर्सेस किसी न एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे और इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पास हो रहा है, जाहिर सी बात है पास करेगा तो इंटरसेक्ट भी करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये है ए फोर्स, ये बी, ये सी, ये डी, और ये हो गया, हो गया। चार फोर्स है, एक दो तीन चार, हाँ चार फोर्सेस है, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे लोड को, ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाएगा? वो कॉनकरेंट फोर्सेस बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। फोर्थ, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस हो जाएगा। तो नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होता है सर? नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस और मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस डज नॉट, ठीक है, डज नॉट पासिस और इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टेड एट अ एट अ कॉमन पॉइंट, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज द नॉन कॉनकरेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ऐसे लोड को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं, अगर आपका किसी भी कॉमन पॉइंट से पास ना करे। ठीक है, एग्जाम्पल या कह लीजिए डायग्राम, मान लीजिए कोई लोड ऐसे जा रहा है, कोई लोड ऐसे जा रहा है, कोई लोड ऐसे जा रहा है, पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का हमारा ये चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल खत्म हुई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं। कुछ दो फोर्सेस और बच रहे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है आपका, सॉरी पांचवा, अभी उधर भी मैंने नहीं लिखवाया, लिखवा देते हैं, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, छठा हो जाएगा नॉन पैरेलल फोर्सेस। नॉन पैरेलल ही है ना? हाँ नॉन पैरेलल है। चलिए देखिए, अब इन पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जब क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, नाम से ही समझ में आ रहा है, टू ईच अदर, देन या लिखेंगे अदर, नो मैटर्स, नो मैटर्स दे आर
in the same direction or opposite direction, then it is called parallel forces. ठीक है, पैरेलल फोर्सेस। अब बात करते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा। व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, या लिखेंगे व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस और मल्टीपल फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस और मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है, आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम, समझते हैं। ये डायग्राम पिछले पेज, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस एग्जाम्पल डायग्राम हो गए और नॉन पैरेलल फोर्सेस के अब देख लीजिए। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस क्लास पसंद आई होगी, और हाँ, रिवीजन करते रहिए। और वीडियो को अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे।